हाय एवरीवन। एक छोटा सा सेक्शन अपन करेंगे, है ना, जिसमें अपन कहते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे लेकिन उसका एस्टिमेशन निकाल पाएंगे। होता क्या है कि इससे जनरली क्वेश्चंस आने बंद हो गए थे लेकिन फिर आते भी रहते बीच बीच में। जैसे लास्ट ईयर 2020 में ये क्वेश्चन आ गया था, है ना, 8 जनवरी के शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन आ गया था लास्ट ईयर। तो आपकी शिफ्ट में गलती से ऐसा क्वेश्चन फंस जाए, अब बहुत सारे लोग इसको आउट ऑफ सिलेबस कह जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली सिलेबस में ही है। आसान है काफ़ी, मैं आपको समझाऊंगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बस फंडा याद रखना है, क्वेश्चन आप कर पाओगे। भले ही आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन बहुत आसान आ गया था, तो हम लोग जरूर ये वाला टॉपिक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए एओडी पढ़ना जरूरी होता है, तो इसलिए मैंने पहले एओडी कंप्लीट करके, एरिया भी कंप्लीट करके, फिर आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाने का सोचा है। फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन लिखे, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए कॉमा बी इंटरवल। ठीक है, देखो कई बार क्या हो जाता है कि हमको अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, आप सुनना बड़ा आसान है, ए से बी तक अगर इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वी हैव टू बेसिकली फाइंड द एरिया ऑफ दैट फंक्शन। अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है उस फंक्शन का ए से बी तक। सही बात है। कई बार क्या होता है कि हम लोग, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं ना जिसको आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो, है ना, विदाउट यूजिंग सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट इंटीग्रेट देम। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक अंदाजा, एक एस्टिमेशन लगाओगे कि यार इसका जो भी आंसर आएगा वो इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो आपको एक रेंज मिल जाएगी, है ना। मान लो इसका आंसर 0.2 से बड़ा होगा और 0.3 से छोटा होगा, तो आपको पता चल गया इसका आंसर 0.2 से 0.3 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। ऐसे ही एक अंदाजा लग जाएगा। तो उसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाऊंगा, है ना। तो ये होता है बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, और बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। लिखो यहां तक। आसान है बहुत, है ना, अभी मैंने समझाया नहीं है, बस आप लिख के रख लो। देखिए, मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ अपने को पता नहीं है, अपने को उसका ग्राफ पता नहीं है, लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि उसका ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इतना अपन पता कर सकते हैं। कैसे? आप सर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और चेक कर लो क्या वो पॉजिटिव है। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, और फंक्शन अगर हमेशा इंक्रीजिंग है तो अपने को उसका ग्राफ भले ही ना पता हो, लेकिन अंदाजा अपन बता सकते हैं कि उसका एरिया जो आएगा वो किसके किस में बीच में आएगा। मान लीजिए कि आपका ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है अगर, तो उसका ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, और अगर उसका एरिया ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा तो हमको क्या करना है कि ए से बी तक उसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो हमने बोला कि ये पॉइंट आपका ए है, ठीक है, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए, और ये बड़ा पॉइंट जो है दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या, बी। ये ए है और ये बी है। समझ में आ रहा है? आपको क्या निकालना है, आपको इंटीग्रेट करना, मतलब यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया निकालना है। मान लो अपनी औकात ही नहीं है कि अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी औकात के एकदम बाहर है इसका इंटीग्रेशन, बहुत ही उटपटांग सा फंक्शन है, एकदम उटपटांग सा फंक्शन है, आप इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो आप क्या एक अंदाजा लगाने की कोशिश करोगे। आप क्या अंदाजा लगाओगे कि इसका जो भी एरिया आ रहा है, वट एवर दिस एरिया इज गोइंग टू बी, ये एरिया जो भी आएगा, है ना, मैं इसको मिटाऊंगा, ये एरिया डेफिनेटली इस रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा, बता रहा हूं मैं। इस रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा होगा। सोचो, अगर मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बनाया और उस रेक्टेंगल का एरिया ये है, तो आपका जो बेटा ग्राफ का एरिया आ रहा था वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर था। डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब आपको एरिया निकालना था, और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो आपने क्या बोला कि उस पूरा जो ये पूरा एरिया आ रहा था ना, ये रेक्टेंगल के येलो वाले एरिया से तो डेफिनेटली बड़ा है, येलो वाले एरिया से डेफिनेटली बड़ा है, और इस ब्लू वाले एरिया से छोटा होगा। मैं एक और रेक्टेंगल यहां पर इमेजिन कर सकता हूं, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला एरिया आएगा, वॉट एवर दिस एरिया इज गोइंग टू बी, ये ब्लू वाला एरिया अपने एक्चुअल आंसर से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि एक्चुअल आंसर तो मैंने आपको शेड करके मिटा के बता दिया। ठीक है, आप मुझे बताओ कि येलो वाला जो
एरिया है वो कैसे लिख पाओगे आप? तो इतना अपने को समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का वैल्यू, ओहो, इंटीग्रेशन का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन येलो वाला एरिया एंड लेस देन ब्लू वाला एरिया। अब येलो वाला एरिया क्या है अपन लिखने की कोशिश करते हैं, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का विड्थ कितना आ जाएगा, b माइनस ए। समझ में आ रहा है ना? तो विड्थ आ गया b माइनस ए और लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी ये वाली, और ये कितना हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, f ऑफ a के बराबर। सोच के देखो, f ऑफ a के बराबर हो जाएगा ना, तो b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, ये आ जाएगा आपके सामने येलो वाला एरिया। ब्लू वाला एरिया निकालोगे अगर, तो हाइट उस केस में कितनी हो जाएगी, ये वाला y कोऑर्डिनेट, और ये वाला y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सोचो, ये b पर आ रहा है ना y कोऑर्डिनेट, तो f ऑफ b हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी f ऑफ b, तो ये आ जाएगा f ऑफ b इंटू b माइनस ए। क्लियर है? तो यहां से आपके सामने वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर आया था। लिखो यहां तक, प्लीज वेट, यहां तक आप लिखिए एक बार। ओके, तो एकदम हैंस प्रूव्ड हो गया अपने साथ। तो आपको क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन निकालना हो और आप निकाल नहीं सकते हो, आपको रेंज निकालना हो, इंटीग्रेशन का एक एस्टिमेशन लगाना हो आपको, तो आप क्या कर सकते हो, चेक करो कि क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग है तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट। और अगर डिक्रीजिंग है तो वो केस 2 बन जाएगा। तो लिखते हैं अपन फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नहीं नॉन मोनोटोनिक नहीं, सॉरी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ लो इसको ध्यान से, है ना, आपके एग्जाम में भी आएगा इस साल, ये पक्का आएगा। बड़ा आसान है। अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है, इफ द फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन वी कैन फर्स्ट ड्रॉ इट। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ, और ड्रॉ करने से पहले आप फाइनल ये रिजल्ट लिख लो। तो इंटरवल आपका ये है ना, तो b माइनस ए तो यहाँ पे फिक्स रहेगा। अब बड़े पर छोटा आएगा ना, डिक्रीजिंग है तो f ऑफ b। अभी आप लिखिए, आपको समझ में शायद नहीं आएगा, दिमाग लगाओगे तो आ भी जाएगा। दिमाग लगाना है बस आपको, नहीं लगा पा रहे हो तो चिल मारो, मैं समझाऊंगा ही आपको, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ। b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। क्लियर है क्या? अच्छा, चलिए, तो ये x ये y, अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मान लो इस तरीके से है ना, हमेशा डिक्रीज कर रहा है, तो आपको उसका एरिया निकालना है a से लेकर b तक। तो अगर मुझे a से लेकर b तक एरिया निकालना है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a और ये पॉइंट है x इज इक्वल टू b। तो व्हाट इज द एरिया दैट यू वांट, दिस वन, ये एरिया आपको चाहिए। मान लो अपने औकात से बाहर है, अपन इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं पा रहे। अगर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो अपन इसका एस्टिमेशन लगाएंगे कि ये वाला एरिया जो होगा वो इस रेक्टेंगल से, पहले वाले y कोऑर्डिनेट से जोड़ दो, तो ये वाले रेक्टेंगल के एरिया से डेफिनेटली बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, वो ब्लू वाले से। मतलब ये वाले जो रेक्टेंगल का एरिया आएगा ब्लू वाले का, उससे छोटा होगा, क्योंकि ये ब्लू वाला बड़ा आएगा ना एरिया। और आपको जो एरिया चाहिए वो कौन सा है, वो मैंने आपको पहले शेड करके बताया था, व्हाइट वाला। व्हाइट वाला एरिया कौन सा था, दिस वन। तो ये वाला जो व्हाइट वाला एरिया है वो येलो वाले से तो बड़ा होगा और ब्लू वाले से छोटा होगा। अब सिंपल सा सवाल ये है कि आपको येलो वाला एरिया लिखना है, तो येलो वाला एरिया कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन येलो वाला एंड छोटा देन ब्लू वाला। तो येलो वाला एरिया कौन सा होगा, देखो ध्यान से, ये विड्थ हो जाएगी आपके रेक्टेंगल की b माइनस ए। तो विड्थ इज गोइंग टू बी द सेम फॉर बोथ द केसेस, यहाँ पे भी b माइनस ए तो फिक्स रहेगा, उसका आप टेंशन ना लो। तो मैं इसको जो पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं बोलता हूँ डिफरेंस ऑफ लिमिट तो दोनों तरफ आएगा। अबे ये लिमिट का ही डिफरेंस है ना, देखो ना, ए से लेके बी तक है, तो ये लिमिट का डिफरेंस है।
तो डिफरेंस ऑफ लिमिट तो दोनों तरफ से आएगा ही आएगा, लेकिन वो कलर चेंज करके लिखूंगा मैं। इस तरफ देखेंगे अपन, ये आ गई विड्थ, लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ आ जाएगी, और लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि हो जाएगा एफ ऑफ बी। पहले एफ ऑफ ए आ रहा था, अभी एफ ऑफ बी आ रहा है ना, और वही देखिए ना, वही तो अपन ने लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ बी लिखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये, और ये वाली लेंथ हो जाएगी आपके पास ए पर वैल्यू मतलब एफ ऑफ ए। ठीक है, तो आ जाएगा आपके सामने b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए। लिख डालो उसको। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर फंक्शन अपना नॉन मोनोटोनिक हुआ तो, चलिए पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में समझ में आया आपको। ये फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो इसमें अपन ने क्या करा कि जो बड़ा वैल्यू है, देखो ना इधर, बड़ा वैल्यू जो है x का, उस पर y छोटा मिलेगा। डिक्रीजिंग उल्टा हो जाता है, डिक्रीजिंग में क्या होता है, फंक्शन ऐसे गिरता है तो आगे छोटा वैल्यू आएगा ना, और पीछे बड़ा वैल्यू आएगा, तो आगे वाला वैल्यू जो आएगा ये आएगा b पर। तो आपको ध्यान रखना, बड़े वैल्यू पर छोटा y आएगा, छोटे x पर बड़ा y आएगा। इतना आप ध्यान रखोगे तो आपको फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं फ्रंट कैम आज ऑफ रख रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में क्या हो गया था ना कि हैंग हो गया था सिस्टम, उनका लेक्चर ही बंद करना पड़ गया था। लिखिए आगे, फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीज और डिक्रीज भी दोनों एक साथ कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है ना, केवल इंक्रीजिंग नहीं है या केवल डिक्रीजिंग नहीं है, तो नॉन मोनोटोनिक हो गया। तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए क्या हो जाता है कि आपके सामने, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि इंटीग्रेशन निकालना है आपको एफ ऑफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक निकालना है आपको इंटीग्रेशन, ए से लेकर बी तक निकालना है। नहीं निकाल पा रहे हो तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होता था आपके पास b माइनस ए, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा क्योंकि रेक्टेंगल बनता है दोनों तरफ, और यहाँ पर आ जाता है एफ ऑफ सी, और यहाँ पर आ जाता है एफ ऑफ, कुछ भी आ सकता है, एफ ऑफ बी आ सकता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पहले लिख लो, जब फोटो बनाऊंगा तब क्लियर होगा। और उसके नीचे लिखेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम at x is equal to b and minimum at x is equal to c। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये रहा आपका फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, नहीं, क्या इंक्रीजिंग, नहीं, ये पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट है सबसे पहला, जिसको अपन कहेंगे x इज इक्वल टू a, और ये वाला पॉइंट अपन मान लेते हैं b है, दिस इज x इज इक्वल टू b, और ये वाला पॉइंट जो है दिस इज मिनिमा का पॉइंट। मान लो मिनिमा आपका आ रहा है कहां पर, c पर। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो निकाल ही सकते हो आप आराम से। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पॉइंट ऑफ मिनिमा ये है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, ऑब्वियसली ये हो गया, क्योंकि इस इंटरवल में अगर आप बोलोगे, इस इंटरवल पर जो सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है उसको अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व निकालना था। बट इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइप का है, मतलब आपसे इंटीग्रेशन हो नहीं पा रहा, औकात से बाहर का इंटीग्रेशन है, फंक्शन जो है वो औकात से बाहर का है।
इंटीग्रेट करने की औकात नहीं है अपनी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कौन सा एरिया आपको चाहिए था। वी एक्चुअली वांटेड दिस एरिया, ओके, वी वांटेड दिस एरिया। नहीं निकाल पा रहे अपन, तो हम लोग एस्टिमेशन लगाएंगे। एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे, वी कैन ऑलवेज कंस्ट्रक्ट टू ब्यूटीफुल रेक्टेंगल्स, है ना। फर्स्ट रेक्टेंगल बीइंग दिस वन, आई होप यू कैन ऑल इमेजिन। ये वाला रेक्टेंगल, तो आपका जो एरिया आ रहा है ग्राफ का, व्हाइट वाला एरिया येलो से तो बड़ा है, और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, ब्लू वाला, तो ब्लू वाले से तो छोटा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, ब्लू वाले का y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ बी, समझते जाना है ना अच्छे से। और ये येलो वाले का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, एफ ऑफ सी, सी आएगा, देखो ना यहाँ पे। मैं मिटा दूं पूरा, रोने तो नहीं लग जाओगे, चलो मिटा देता हूँ ना। देखिए ये रेक्टेंगल जो है इसकी हाइट ये है, और ये हाइट इस पॉइंट पे अटेन हो रही है, मिनिमा पे, तो ये एफ ऑफ सी आ रहा है। तो आपका जो एरिया होगा, है ना, इंटीग्रेशन होगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और लेस देन समथिंग। अब ग्रेटर देन किसके बराबर होगा वो देखते हैं अपन, एफ ऑफ सी इंटू विड्थ। किधर गया यार, एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रहा आज। और ये विड्थ इंटू हाइट, हाइट कितना आ जाएगा ये वाला, और ये वाली हाइट कितनी है, जो बी पर वैल्यू है वो, मतलब एफ ऑफ बी। क्लियर, वही लिखा है ऊपर, देख लो ना आप, एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, और इधर भी बी माइनस इंटू एफ ऑफ बी, और नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो बस यही 3 केसेस आपको पढ़ने हैं। हैंग हो जाओगे। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चंस। आसान आसान से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि प्रूव दैट पाई बाय 128 इज लेस देन इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 10 dx एंड इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन पाई बाय 4। देखो ये साइन की पावर 10 तो अपने औकात से बाहर है, अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ, nth इंटीग्रेशन आप लगा सकते हो, बट उसमें आपको लग जाएगा कम से कम आधा घंटा। ठीक है, आई एन वाला फंडा जो मैंने आपको सिखाया था वो आप लगा सकते हो, बट टाइम बहुत लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एस्टिमेशन अपने को तो खैर प्रूफ करने को बोला है, तो हमें करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना क्या है, फंक्शन इज साइन की पावर 10, तो फंक्शन आपका है एफ ऑफ एक्स, दैट इज साइन की पावर 10x। समझ में आ रहा है। अपन 3 क्वेश्चन करेंगे बस, आपको पूरा उससे आइडिया लग जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 3 क्वेश्चन समझ लिए तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जेई में आप कर लोगे। ये फंक्शन है। अब मेरे को एस्टिमेशन लगाना है, तो एस्टिमेशन लगाते वक्त, सर मैथ्स में 41 ईयर्स अच्छा है क्या, मैं इतने दिनों से आपको क्या बोलता हूँ, 41 ईयर्स तो करना ही है आपको, अच्छा है मतलब क्या, कब से बोल रखा है मैंने 41 ईयर्स करने को। एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकालना होता है और चेक करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर है। तो कैसे चेक करते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप उसका एफ डैश एक्स निकालते हो और चेक करते हो कि क्या ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे आप तो आ जाएगा 10 टाइम्स साइन की पावर 9x, और फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा cos x। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब एक बात बताइए, आपकी जो x का इनपुट है वो कहाँ है, 45 डिग्री से 90 डिग्री। 45 डिग्री से 90 डिग्री एक्यूट होता है ऑब्ट्यूज होता है, एक्यूट होता है, एक्यूट होता है ना। तो ये एक्यूट है तो ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, और ये भी एक्यूट है तो कॉस भी पॉजिटिव आता है। अरे एक्यूट के लिए साइन कॉस दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 10 तो वैसे भी पैदा हुआ था पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव
dy बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं इसका एक रफ ग्राफ बना देता हूँ, है ना, एकदम रफ ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि एक्यूरेट ग्राफ बनाने की हमारी कोई औकात नहीं है। हमने इसका एक रफ ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से कि ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है और पाई बाय 4 पर डेफिनेटली ये छोटा वैल्यू लेगा और पाई बाय 2 पर ये बड़ा वैल्यू लेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में छोटे एक्स पर छोटा y आता है और बड़े एक्स पर बड़ा y आता है। डिक्रीजिंग में उल्टा होता है, डिक्रीजिंग में ऐसा आ जाता है ना, तो बड़े एक्स पर छोटा y आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, बस आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो अपन क्या करेंगे कि ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है वो निकालेंगे और बड़ा वाला रेक्टेंगल वो निकालेंगे। क्या आप निकाल पाओगे आराम से? यस बिल्कुल। तो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू देखते जाइए, इधर लिखना मत बिल्कुल भी, देखते जाइए। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये बार बार अपने को ध्यान रखना है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये विड्थ आ गया। अब विड्थ आ गया आपके पास और लेंथ कितना आएगा, छोटे वाले रेक्टेंगल का लेंथ। आपका जो भी एरिया होगा वो इस छोटे रेक्टेंगल से तो बड़ा होगा। अरे ये इंटीग्रेशन का पूरा एरिया होगा, ये छोटे रेक्टेंगल के एरिया से बड़ा है और बड़े रेक्टेंगल के एरिया से छोटा है। डेफिनेटली आपको अभी बफरिंग फेस करना पड़ रहा होगा क्योंकि मेरा पीसी गजब हैंग कर रहा है। यस तो छोटे रेक्टेंगल के एरिया क्या आ जाएगा, विड्थ इनटू हाइट। हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी ये वाली वैल्यू, मतलब पाई बाय 4 पर जितनी भी वैल्यू है तो एफ ऑफ पाई बाय 4। और बड़े रेक्टेंगल पर y का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये मतलब ये पाई बाय 2 पर जितनी भी वैल्यू थी तो एफ ऑफ पाई बाय 2 और विड्थ आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। ओके अब निकाल लो आराम से, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 4 ही होता है। तो ये तो पाई बाय 4 हो जाएगा और साइन ऑफ पाई बाय 4 यहाँ पे रखो ना। फंक्शन क्या था आपका, साइन की पावर 10। साइन की पावर 10 में आप पाई बाय 4 रखे तो साइन की पावर 10 ऑफ पाई बाय 4, दिस इज लेस देन आई एंड दिस इज लेस देन डिफरेंस ऑफ दीज टू और पाई बाय 2, तो साइन की पावर में 10 और पाई बाय 2, ये तो 1 है, 1 की पावर में 10 1, तो RHS आपका पाई बाय 4 आ जाएगा और LHS क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 इंटू क्या लिखा है, 1 बाय रूट 2 की पावर 10। 1 बाय रूट 2 की पावर 10 मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 की पावर 5 मतलब 1 बाय 32। दिस इज पाई बाय 4 टू Z 4 3 Z 12 1 पाई बाय 4। तो इंटीग्रेशन का जो एस्टिमेशन था अपना वो कितना आ रहा है, पाई बाय 128 से पाई बाय 4 तक। हैज प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। सेम इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया एकदम। अब वो एक शिफ्ट में आ गया था, क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन बच्चे क्या सोचते कि यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपको प्रूफ दैट नहीं था ना, उसमें तो लिमिट ही था सिर्फ। कुछ साल के क्वेश्चन नहीं है तो कोई लोड मत लो ना यार, ठीक है ना, उस साल नहीं आया होगा क्वेश्चन उस टॉपिक से, जरूरी थोड़ी कि हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आप चिल मार के बस करो, और कौन सा मिसिंग भी है तो कौन सा अपना नुकसान है, जितना है उतना कर लो, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये ऐसा होगा। तो आपका फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, देखिए सबसे पहले अपने को पता चल गया कि क्वेश्चन एस्टिमेशन का है। अगर क्वेश्चन एस्टिमेशन का है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करना है। फंक्शन हो जाएगा आपका साइन एक्स बाय एक्स, है ना। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये आपको सोचना है। मेरे ख्याल से फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसमें आपको डेरिवेटिव लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जिन बच्चों ने लिमिट वाले चैप्टर में ध्यान दिया था उनको पता होगा कि ये होती लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और ये है आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, मतलब डिनोमिनेटर आपका ये रहा और ये रही लाइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स आप देखोगे ना, y इज इक्वल टू एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में और साइन एक्स नीचे, और साइन एक्स जो देख रहे हैं आप लोग, साइन एक्स छोटा फंक्शन है x से, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब आप x में और साइन एक्स में बताइए कौन बड़ा है, जो ऊपर है वो बड़ा है ना। ध्यान रखना, तो ये वाला फंक्शन बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। जब भी ऐसा होता है
डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का रहेगा। आपकी वैल्यूज जैसे ये बढ़ता चला जाएगा डिनोमिनेटर और ये घटता चला जाएगा, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होगा वैसे वैसे वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी जब आप आगे जाओगे एक्स एक्सिस में। तो आपको एक हल्का सा अंदाजा लग गया ना कि न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा। अगर न्यूमरेटर विल इंक्रीज then the overall value of function will keep on decreasing, तो function should be decreasing function, है ना। चलिए, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अपने को dy by dx निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। ओके, ठीक है, आप लोग इसका एरिया निकालिए। मेरे को थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा 2 मिनट। हेलो, या तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है तो ये रहा डिक्रीजिंग। यहाँ पर पहला वाला जो पॉइंट रहेगा उस पर वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं अपन। तो 0 से लेकर π/2 ना, तो 0 से लेकर π/2 तक जा रहे हैं। अब पूरा एरिया तो अपन ये निकालना चाह रहे थे, ये वाला एरिया, बट वो निकाल नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे चाह कर भी। तो आप क्या करोगे, इसमें एस्टिमेशन लगा दोगे कि ये वाला जो रेक्टेंगल होगा इससे तो बड़ा ही होगा आपका एरिया, और ये वाला रेक्टेंगल्स के एरिया से, ये वाला जो बड़ा रेक्टेंगल इसके इससे छोटा होगा, दोनों रेक्टेंगल के एरिया तो अपन चुटकियों में निकाल देंगे। क्लियर है। तो आपका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वो π/2 - 0 इंटू, अरे ये विड्थ है ना, इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी ये, तो π/2 पर जो वैल्यू आ रही है वो हाइट हो जाएगी f ऑफ π/2, और बड़े रेक्टेंगल की हाइट कितनी हो जाएगी, ये लिखा है यहाँ पे f ऑफ π/2। छोटे वाले की हाइट मैं पहले लिख दे रहा हूँ, तो f ऑफ π/2, और बड़े वाले की हाइट कितनी हो जाएगी, f ऑफ 0 इंटू विड्थ तो सेम है अभी भी, π/2 - 0। हो गया आपका सॉल्व। अब आप फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन है आपके पास sin x/x। sin x/x में एक बार आप π/2 रखो, π/2 रखो तो sin π/2, अरे यार हैंग हो रहा होगा ना, आपको बफरिंग बहुत फेस हो रही होगी आज। तो π/2 इंटू एफ ऑफ π/2 मतलब sin π/2 अपॉन π/2, ये हो गया। तो π/2 अपॉन π/2, तो ये π/2 कट जाएगा, तो LHS में तो 1 आ गया। RHS में देखते हैं अपन, f ऑफ 0 मतलब sin 0 अपॉन 0। अब आपको इतना तो पता है यार, इतनी अक्ल हर किसी में होती है कि ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता है। आपको ये लोअर लिमिट में सिखा चुका हूँ कि 0 प्लस होता है, ये π/2 से थोड़ा छोटा होता है। तो अप्रोक्सीमेट 0 है तो साइन 0/0 कितना होता है, 1 ही होता है ना। साइन x/x लिमिट याद है आपको, होना चाहिए याद। तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू π/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 से लेकर π/2। मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था आपको। एकदम इतना आसान क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है आराम से। विल डू वन मोर। आपको ये प्रूफ करना है कि e - 1/3 is टू प्लस ln x। e - 1/2। ओके, ये वाला अपने को प्रूव करना है। तो अपना फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 1/2 प्लस ln x, 1/2 प्लस ln x। क्लियर है। अच्छा, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बड़ा आसान है इसको भी बताना। देखो ना, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। ये ln x क्या है, हमेशा इंक्रीज करता है, क्योंकि मेरे को इसका ग्राफ पता है ln x का, ऐसा ग्राफ होता है
है ना, यूं ऐसा ग्राफ होता है ये, दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। और ln x इंक्रीजिंग है तो उसमें 2 जोड़ दोगे तो भी इंक्रीजिंग रहेगा। अच्छा, ऊपर आपका सुनो, नीचे वाला फंक्शन जो है उसका वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, घटता चला जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन शुड बी डिक्रीजिंग। तो ओवरऑल फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। वेरी नाइस। हाँ जी, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उसका, अब तो मेरे को फोटो बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर डिक्रीज कर रहा है तो विड्थ क्या होता है रेक्टेंगल का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब है e-1, है ना, समझ में आ रहा है, विड्थ तो दोनों केस में सेम होगा, तो यहाँ पर e-1 अच्छा, आप फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो बड़े वाले x पर छोटे रेक्टेंगल की हाइट आएगी, बड़ा वाला x क्या है e, हाँ, तो आपको छोटा रेक्टेंगल कहाँ पर मिलेगा, f ऑफ e पर मिलेगा, और बड़ा रेक्टेंगल कहाँ पर, बड़े रेक्टेंगल का हाइट ये वाला कहाँ पर मिलेगा, छोटे x पर, छोटा x मतलब 1 पर, तो f ऑफ 1 पर मिलेगा। लिख डालो यहाँ तक। अब f ऑफ e निकालना तो बच्चों का खेल है ना, f ऑफ e निकालना तो यहाँ पे e रख दो, ln e कितना होता है 1, 2 + 1 3 और 1/3, और वहां पे आप रख दो 1, ln 1 कितना हो गया, ln 1 हो गया 0, तो 1/2, तो e-1 इंटू 1/2। क्लियर है क्या, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। सॉरी, अजीब सी छींक आ गई थोड़ी, डरना मत। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, मैं आपको हिंट दूंगा इसका जरूर। दिस इज द क्वेश्चन, dx अपॉन 4 - x² प्लस x⁵, ये π/6 से हाफ तक आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें एक हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि ये रहा फंक्शन आपका, ठीक है, बहुत अच्छा हिंट दे दिया मैंने आपको। अच्छा, लिमिट नहीं डाली मैंने आपके सामने, तो 0 से 1 है लिमिट, 0 से 1 लिमिट है, तो आप क्या करें, इसको चेक करें कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर है, नन लिख दो, मैं बोथ लिख रहा था, बोथ भी सही लिखना और नन लिखना भी सही है, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग 3 केस जो मैंने आपको सिखाए थे उस हिसाब से आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं इसको। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसे निकालेंगे, आपको f' निकालना पड़ेगा, निकालो आराम से, बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन 1/रूट लफड़ा क्या होता है, इसका डेरिवेटिव आप निकाल लो और फिर उसके बाद चेक कर लो कि कहाँ पर ये डिक्रीजिंग है कहाँ पर इंक्रीजिंग है, वो सब तो कर लोगे यहाँ पर, है। अच्छा, ठीक है, और फिर अगर ऐसा आ जाता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, तो आप इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा भी निकालोगे, है ना। चलो, ये तो लंबा तरीका हो गया, एक और हिंट देता हूँ मैं आपको। देखो, ये x² है और x⁵ है, हिंट दे रहा हूँ बस मैं, x⁵ जो है और x² जो है, इसमें से कौन बड़ा आएगा, आपका x जो है वो पिद्दी नंबर है, 0 से 1 के बीच में बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटे नंबर के पावर अगर आप बढ़ाते हो तो और छोटा हो जाता है, तो ये और छोटा रहेगा, स्क्वायर थोड़ा बड़ा रहेगा, छोटे नंबर्स में थोड़ा उल्टा चलता है ना। तो ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे आप सोच सकते हो। और एक और चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप 0 डालोगे तब जाके आपको हाफ मिलेगा, तो इतना भी एक हिंट मिल गया अपने को देखकर कि 0 डालने पर हाफ मिल रहा है। 4 - 1 3, 3 + 1 4, 4 का √2, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें, पूरा f' निकाल के आराम से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लंबा जाएगा, बट आपको क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर दैट वाज वेरी इजी, आपको इतना अगर समझ में आ गया तो मोर देन सफिशिएंट है।
इसको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, नया चैप्टर अपन चालू करेंगे इसके बाद।